नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थनीति। मैं हूं हर्ष रंजन। पिछले कुछ समय से आपने खान पान और आहार से संबंधित एक नया शब्द मिलेट जरूर सुना होगा। संभव है आप स्वयं मिलेट शब्द का इस्तेमाल करने वालों में शामिल हों। दरअसल ये शब्द तो नया नहीं है, नहीं मिलेट यानी मोटा अनाज, जिसे हमने श्री अन्न का नाम दिया है, वो नया है। अगर नया कुछ है तो वो है सरकार के नायाब प्रयासों से मोटे अनाज के फायदों के प्रति आम जनमानस में जागरूकता पैदा होना। जीते तो सभी हैं, मगर स्वस्थ जीवन एक अलग एहसास है, और मिलेट यानी श्री अन्न हमें स्वस्थ जीवन तो दे ही सकता है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार भी दे सकता है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया ने मोटे अनाज के महत्व को समझा है और भारत की पहल पर साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। और आज हम बात करेंगे इसी मोटे अनाज के अर्थशास्त्र की। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं तरुण बजाज, आप अपेडा में निदेशक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी दूसरी मेहमान हैं आज की उर्वशी प्रसाद, उर्वशी नीति आयोग में निदेशक हैं। तो आज का टॉपिक हमने, आप दोनों मेहमान सुन रहे थे, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और ख़ास बात, एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है, आपस में भी लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि भाई श्री अन्न यानी मिलेट ही क्यों? और एक जो मैंने समझा है, मैं उसको दर्शकों के सामने भी रख रहा हूँ, आप लोगों के सामने भी रख रहा हूँ। आप दोनों से आपके आधार पर उसका परिप्रेक्ष्य जानना चाहूँगा। मिलेट शायद इसलिए क्योंकि इससे सभी का फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है। कैसे है? सबसे पहले तो इसके सेवन से, इसको खाने से आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। स्वास्थ्य सुधरेगा तो देश के स्वास्थ्य बजट में कमी आएगी। आपके जो बजट है स्वास्थ्य में, जो आप दवाइयों पे खर्च करते हैं, उसमें कमी आएगी, उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और होगा। साथ ही इससे किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, किसान ज़्यादा उपजाएंगे, और जब किसान ज़्यादा उपजाएंगे तो उनकी आय जो है वो दोगुनी होगी, तिगुनी होगी, पाँचगुनी होगी, जैसी भी हो। और साथ में प्रोसेस फूड इससे बनाए जाएंगे। प्रोसेस फूड का कंजम्पशन बढ़ने से देश का निर्यात बढ़ेगा, और जब निर्यात बढ़ेगा तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को इससे फ़ायदा होगा। ये मैं पहला सवाल आपसे तरुण जी पूछना चाहूँगा। ये जो मैंने समझा कि मिलेट ही क्यों, ये सवाल जो आ रहा है, क्या ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी दिया ये सही है? आपका क्या परिप्रेक्ष्य है? बिल्कुल सही है, आपने हर्ष जी जो कहा बिल्कुल सही है। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है, और आपने तो अलग अलग वर्ग के अनुसार कह दिया कि फ़ायदा किसान भाइयों को होगा, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि उनकी जो आय है वो उसमें वृद्धि होनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छा माध्यम बनेगा। जैसा भी आपने कहा कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, और उनकी जो है निश्चित तौर पर आय भी बढ़ेगी, इसमें सेहत अच्छी होगी। और आज तो जानते हैं कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अब बहुत बड़ा इशू बन चुका है, दुनिया भर में इशू बन चुका है। तो फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये इंश्योर करेगा। और जो आपने कहा अभी निर्यात बढ़ेगा तो हमारे को विदेशी आय मिलेगी, इकॉनमी में इसको बहुत हलचल होगी। पूरी इकॉनमी में स्टार्टअप्स आएंगी, नई नई आ रही हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, उनको मौका मिलेगा, वो आगे आएंगे और अपना जो है वो अब एक और लोगों को रोज़गार देंगे। तो इससे बहुत लोगों को फ़ायदा जी होने वाला है। जी, तरुण जी ने, उर्वशी जो बातें कही, एक तरीके से स्टार्टअप, ऑलरेडी 500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स अब तक इसमें आ गए हैं। आप नीति आयोग में ख़ास तौर पर जो देखती हैं वो स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र देखती हैं, उस पर आपका रिसर्च रहा है। मोटा अनाज पहले भी था और मोटे अनाज को लोग जानते भी थे, लेकिन अभी हाल के दिनों में सरकार ने बहुत तेज़ी से इस पर काम किया है ताकि जागरूकता फैले। आपने देखा प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया जागरूक बन रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी नीति आयोग इस पे ख़ास क्या कर रहा है? जी नहीं, तो जैसे आपने कहा कि इसमें
जो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसमें हाईलाइट करना है कि ये जो मोटापा है उसको भी कम करता है। और आप देखेंगे मोटापा जो हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, चाहे हार्ट से रिलेटेड हों, कैंसर हों, उसमें बहुत एक बढ़ोतरी आई है। और उसका एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी, जिसको इस तरह का अनाज कट करता है। जनरली आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम करता है। और जो न्यूट्रिएंट्स है, इसीलिए इसको न्यूट्री सीरियल भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आप गेहूं या चावल से कंपेयर करें तो कहीं ज़्यादा इसमें वो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हम लोग की तरफ से ये पहल है कि जैसा आपने कहा, ये कोई नया नहीं है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत थी। बहुत से लोग थे जिनको पूरी तरह से मिलेट्स के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी नहीं थी। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग सरकार के प्रोग्राम्स होते हैं, जो हेल्थ न्यूट्रिशन में कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें खाना भी दिया जाता है, लोगों को राशन दिया जाता है। हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो उसमें कैसे हम मिलेट्स को इंटीग्रेट करें, और इसमें हम राज्यों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि करीब करीब हर राज्य भारत में वहाँ मिलेट्स का होता है कल्टीवेशन, किसी ना किसी स्पीशीज़ का मिलेट्स का होता है। तो बहुत पोटेंशियल है कि हमारे जो हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं उसमें हम इसको पूरी तरह से इंटीग्रेट कर सकें। राज्यों के साथ कैसे तालमेल करें, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन आपने बहुत सही कहा कि इससे जो स्वास्थ्य के फायदे हैं, उसमें आपने सही कहा कि इससे बॉडी जो इन्फ्लेमेशन है और वो तो कम होगा ही, मोटापा कम होगा। साथ ही इन्फ्लेमेशन से मिलता जुलता जो शब्द है इन्फ्लेशन, इसके उपयोग से शायद इन्फ्लेशन भी कम हो, महंगाई भी कम हो, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं कि बहुत ज़्यादा आपको दूसरे फिर इसके साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको पूरक आहार के तौर पे। एक तो मधुमेह नियंत्रण इससे हो सकता है, शुगर आप कंट्रोल में रख सकते हैं। साथ ही आपका ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप, वो संतुलित रहता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपके बोन्स जो हैं, हड्डियां जो हैं वो मजबूत होती हैं। तमाम तरीके के एसिड जो बॉडी को चाहिए वो मिलता है। तो इतने बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन साथ में मुझे लगता है कि अभी जागरूकता फैल रही है, लेकिन लोगों की ज़ुबान पे ये शब्द तो आ गया है, लेकिन जो टेस्ट बड्स होते हैं उस पे ये अभी नहीं आया है। तो आपको तरुण जी क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस वर्ग को मिलने वाला है, या एक्सेप्टेबिलिटी जिस वर्ग में होगी, वो कौन सा वर्ग है? आपने ठीक कहा, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को बदलने में समय लगता है। और हमें उम्मीद है कि हम लोग इस जो प्रचार और प्रमोशन हो रहा है उसमें थोड़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में जल्दी बदलाव आ जाएगा। उसकी दो वजह हैं। पहला तो ये कि हमें पता है मिलेट, कम से कम हमें पता है, जो हिंदुस्तान में है हमें मालूम है, हम खाते भी रहे हैं। ठीक है, बीच में कुछ दौर आया था जब बदल गया था हमारा खान पान, तो इसलिए वापस लाना हमारे लिए, तो जो बड़े जो खाते रहे हैं उनको फिर से वापस लाना आसान है। पहला वर्ग तो वो हो गया। दूसरा वर्ग हुआ जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ही डिसाइड करते हैं कि घर में क्या बनना है और बच्चों से ही डिसाइड होता है। अब बहुत से वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स आ गए, कम से कम नहीं तो 200-250 के करीब वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, मैं 200-250 कह रहा हूँ, और भी बहुत ज़्यादा आ गए। आप इमेजिन कीजिए, जो हम रोज़मर्रा के अपने खान पान में हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, रिफ़्रेशमेंट हो, या कभी कुछ पार्टीज़ या उसमें जो लेते हैं, वो सब तरह के प्रोडक्ट्स आ गए। अभी एग्जीबिशन लगी थी अभी दिल्ली में, तो करीब 200-225 के करीब उत्पाद उसमें डिस्प्ले किए गए थे। उसमें क्या थे? डोसा, उत्पम, नूडल, इडली, पास्ता, जो पिज़्ज़ा बेस, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, यहाँ तक कि आइसक्रीम, मिलेट की आइसक्रीम, वेगन आइसक्रीम, मिलेट का दूध अब बहुत अच्छा उन्होंने निकाल दिया और वो बहुत प्रचलित हो रहा है, वो भी वीगन है। और जो नॉर्मल दूध है उससे ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन है उसके अंदर। तो बहुत से उत्पाद जो आ गए हैं, इनसे हमें उम्मीद है कि जो यंग जनरेशन है उसकी एडेप्टेबिलिटी जल्दी होगी। तो वो भी इसको, क्योंकि वो चीज़ें रोज़ खा रहे हैं, खाते ही हैं, उसमें सिर्फ उन्हें मिलेट का एक अल्टरनेटिव मिल गया। और अच्छी बात मैं बताऊं, जिनको हम जंक फूड बोलते रहे हैं किसी वजह से, जो चाहे मैदा है या उनकी वजह से, अब उसमें चूंकि मिलेट हम कर दें तो वो उस कैटेगरी से भी बाहर आ गया। तो उनको है कि उनको टेस्ट की चीज़ भी मिल रही है, साथ ही हेल्दी भी है।
तो हमें उम्मीद है कि हर वर्ग के लोग इस पर आएंगे। विदेशों में हमें टाइम लगेगा। जी, ये तरुण बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रहे थे कि भाई देखिए, एक तो उर्वशी आपने देखा होगा कि खाना बच्चे ही डिसाइड करते हैं घर में क्या बनेगा। आम तौर पे अगर जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज़, ये सब अगर उनको न मिले, बहुत घरों में नॉन वेजिटेरियन जहाँ चलता है वो ना मिले, बच्चे खाते ही नहीं हैं। ऐसे में मोटे अनाज के प्रति रोज़मर्रे की थाली में उनको लाना कितना मुश्किल और कितना आसान लग रहा है आपको? जी जी, इसमें इसीलिए मैंने कहा कि जो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, कि जो हमारे ऑलरेडी हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसमें हम इसको कैसे जोड़ें, उसका एक बहुत बड़ा पहलू है कि जो लोकल रेसिपीज़ हैं, जो लोकल डाइट हैं, उसमें हम इसको इंटीग्रेट करें। तो ऐसा ना लगे कि आपने बस कुछ अलग से आप ले आए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप ये खाइए। हम ये कह रहे हैं कि ये रहा है, बहुत समय से रहा है, हमारे ही देश में रहा है, बहुत हमारे प्रिटी मच, जैसे मैंने कहा, हर राज्य में रहा है। लेकिन अब हम उसको आपके डाइट में, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है, आपके टेस्ट प्रेफरेंस हैं, उसके हिसाब से हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वहाँ हमारा फोकस है और वहाँ बिहेवियर चेंज जो कहलाता है कम्युनिकेशन, उसका एक बहुत बड़ा रोल है और उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। जो हमारे चाहे पोषण के प्रोग्राम हो, पोषण अभियान हो या और हमारी स्कीम्स हो, उसमें हमारा यही फोकस है कि हम लोगों को ये बोलें कि आप, ये टेस्टी भी हो सकता है, ये आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके मुकाबले। तो ये जो मैसेजिंग है, ये मैं ये नहीं कह रही कि ये ज़रूरी है कि बहुत ही आसान है, ये कंसिस्टेंट मैसेजिंग चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। इसीलिए फैक्ट जो है कि प्रधानमंत्री इसको इंटरनेशनल स्केल पे लेके गए हैं और बार बार वो इस बारे में चर्चा करते हैं जी। उससे इसका एक जो डिस्कोर्स का स्तर है वो तो वैसे ही बहुत बढ़ गया है। बहुत और लोग इसके बारे में जानने लगे हैं, उनमें रुचि आई है कि भाई क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन अब उस मैसेज को हम हर कम्युनिटी तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट की रीच है, उसको यूज़ करके लोगों के बिल्कुल डेली लाइफ में इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट कर पाएँ, उस पे हमारा फोकस। मतलब ग्रेजुअली आप लोग कर रहे हैं कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो इस फूड के प्रति डेवलप हो जाए, टेस्ट बर्ड्स, और उसको जो वर्तमान के खाना है उसमें धीमे धीमे मिला के, तो इससे न सिर्फ व्यक्तिगत सेहत को फ़ायदा होगा बल्कि देश की सेहत को भी फ़ायदा होगा। आते हैं तरुण जी के पास। देखिए, आप अपेडा में निदेशक हैं और हम थोड़ा सा ये दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि अपेडा क्या है। आप उसकी कार्य को थोड़ा सा बताएं। अपेडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड होते हैं और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने की जो संस्था है वो अपेडा उसको कहते हैं। आप वहाँ निदेशक हैं। आपकी संस्था क्या काम करती है, कैसे काम करती है, फिर हम इसके अर्थशास्त्र पे आएंगे। अब जैसा अभी आपने कहा कि हमारा मकसद है देश से एग्री एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स को, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और हमें खुशी है कि हम हर साल बढ़ा भी रहे हैं। कोविड था तब भी, और चाहे कुछ सेक्टर्स में प्रभाव आया होगा, हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ता रहा है। पिछले साल भी हमने 29% का ग्रोथ दिया, इस साल भी हमें उम्मीद लग रही है 20% के आसपास ग्रोथ देंगे। $50 बिलियन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया और हम टॉप 8 कंट्रीज़ में आते हैं दुनिया के। शायद 200 के करीब देशों में हम लोग जो हैं उत्पाद हमारे देश का जाता है, कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद। और ये वजह है कि हिंदुस्तान की जो रीच है वो बढ़ती जा रही है कृषि उत्पादों के निर्यात की तरफ। हमारा शेयर 2.3% है दुनिया के एग्री ट्रेड के अंदर, और ये जो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा और अधिक बढ़ेगा। अब आपने एक और जिक्र किया, मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान एक ब्लेस्ड नेशन है, बिकॉज़ हमारे पास सारे सीजन्स हैं, सॉइल है, सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, और कोई ऐसी चीज़ है जो हम उगा नहीं सकते। ऐसे बहुत से देश हैं जो डेवलप्ड हैं, लेकिन खान पान की चीज़ों में वो शायद बहुत लंबे समय तक वो नेट इम्पोर्टर ही रहेंगे। तो वहाँ एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी भी जो फूड सिक्योरिटी है और उनकी नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसका भी ध्यान रखें, और इसीलिए हम लोग जो हैं इसको एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, और वहाँ पर मिलेट एक बहुत बड़ा एक अल्टरनेटिव उभर कर आने वाला है। आपने बहुत सही कहा कि भारत जो है
एक ब्लेस्ड नेशन है, और जिस तरीके की टोपोग्राफी हमारी है, जिस तरीके की ज़मीन हमारी है, यही वजह है कि कुछ हमारे पास यहाँ डेटा है, और डेटा हम शेयर करना चाहेंगे कि दुनिया भर में जितने भी मोटे अनाज का उत्पादन होता है उसका 41% सिर्फ भारत में होता है। जितना भी मोटा अनाज है उसका 41% भारत में होता है। साथ ही साल 2021 और 22 की बात करें तो भारत ने मोटे अनाज के निर्यात में इस साल 8% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। और एक डेटा और शेयर करना चाहूँगा कि 2022 में यानी पिछले साल भारत ने कुल 1,60,000 मीट्रिक टन का निर्यात किया, जबकि ये आंकड़ा 2021 के लिए जो निर्यात था वो 1,47,000 मीट्रिक टन का था। तो ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत जो मोटे अनाज और मोटे अनाज से जो प्रोसेस्ड फूड बन रहा है उसके एक्सपोर्ट में तो ग्रोथ दर्ज कर रहा है, लेकिन यहाँ एक चुनौती भी सामने आती है, और वो चुनौती आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले साल के आंकड़ों पर जाएं तो जहाँ एक्सपोर्ट बढ़ रहा है वहाँ प्रोडक्शन जो है उसके आंकड़े बताते हैं कि कुछ कम हुआ है। तो अगर ये प्रोडक्शन कम होगा और लगातार निर्यात और डिमांड बढ़ती जाएगी तो ये डिमांड और सप्लाई के बीच का जो चेन है ये कैसे बैलेंस होगा। बहुत अच्छा, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा, आपने प्रश्न पूछा है। दरअसल माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, हम अगर देखें तो यही है कि इसका जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, हम डिमांड हर तरह से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के ज़रिए, डोमेस्टिक मार्केट में जो हम लोग रोज़ खान पान शुरू करेंगे, अब देखिए मिलिट्री कैंटीन में भी शुरू हो गया, तो डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर इसका सप्लाई चेन पर ज़रूर असर होगा और सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ेगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे कुछ किसान भाई अभी जो एग्जीबिशन लगी थी उसमें आए और उन्होंने जब इतने उत्पाद देखे, इतना कुछ अवेयरनेस देखी, तो अब उन्होंने कहा कि कुछ ने कहा कि मैंने या तो अपनी भूमि कम कर दी थी या मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब ये सब देख के मुझे लग रहा है कि मैं वापस या तो इसमें आऊँगा या अपनी और अधिक जो है एरिया को एक्सपैंड करूँगा। यही मैं बता रहा हूँ कि सोच आने वाली है, जिससे धीरे धीरे सप्लाई चेन बढ़ेगी। और जो ज़रूरी बात है कि अब सारे स्टेक होल्डर्स एक्टिव हो गए, चाहे वो हमारे वैज्ञानिक हों, हमारे जितने इंस्टीट्यूट्स हों, सभी स्टेक होल्डर्स अब एक्टिव हैं। तो पूरे वैल्यू चेन के अंदर हर कोई एक्टिव है, हर कोई कंट्रीब्यूट करने वाला है, तो सप्लाई चेन और वैल्यू चेन पूरी डेवलप होगी बिकॉज डिमांड बढ़ने वाली। और बच्ची, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये जो डिमांड और सप्लाई की बात मैं कर रहा हूँ कि साथ में इससे जुड़ा एक सवाल और भी है कि अगर किसान मोटे अनाज के प्रति जाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, जाहिर सी बात है उसमें लागत कम है और प्रोडक्शन उसका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसको जो रखने की अवधि है वो ख़राब भी जल्दी हो जाता है। इसको कैसे मैनेज करेंगे? और कहीं किसान ऐसा तो नहीं होगा कि जो चावल और गेहूं उपजा रहे हैं उसका उत्पादन कम होने लगे, जिसके भी हम लोग निर्यातक हैं? तो इसमें एक और एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट जो डायमेंशन है वो एक एनवायरनमेंटल डायमेंशन भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो भी हम लोग जो एजुकेशन कर रहे हैं और जो फार्मर्स के साथ हमारा काम है उसमें उस पर भी हम बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपको जैसे इसको एक्चुअली कल्टिवेट करने में जो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट है वो कहीं कम होती है। कार्बन न्यूट्रल माना जाता है ये, और ये भी एक हमारे देश का बड़ा कमिटमेंट है कि हम नेट ज़ीरो का टारगेट अचीव करेंगे, वो भी प्रधानमंत्री जी उसको एक्सप्रेस कर चुके हैं। तो न्यूट्रिशन है, एक एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इन दोनों पैग्स को हम यूज़ करके वो बिहेवियर चेंज और लाइफस्टाइल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब लाइफस्टाइल चेंज होगा तो जैसे कि इन्होंने कहा वो पूरा सप्लाई चेन चेंज होगा, जो कि वो डिमांड बढ़ेगी, नेचुरली फिर जो उसका प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। तो वो मुझे लगता है कि दोनों का एक पॉजिटिव रीइंफोर्सिंग इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम ये नेसेसरीली पूरी तरह से कोई सब्स्टिट्यूशन की उस तरह से हम लोग देखें, पर दूसरी तरफ से इसको देखें कि इसके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। डायरेक्ट तो आपका न्यूट्रिशन हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट जो है कि आपको, जैसे आपने कॉस्ट सेविंग्स कहा, आप बीमार नहीं पड़ते तो आप कितना कॉस्ट बचाते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं तो अपनी इकोनॉमी को कितना ऐड करते हैं, और आप एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एलिमेंट एक हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। तो हम उन एंगल से देखें इसके प्रमोशन को
तो वो एक पॉजिटिव तरीका होगा इसको देखने का। और डिमांड सप्लाई दोनों चीज़ों पे काम पैरेलली चल रहा है हमारा, तो वो एक दूसरे को एक तरह से रीइंफोर्स करेंगे। बिल्कुल, ये उर्वशी ने जो कहा एनवायरनमेंट वाला, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मोटे अनाज के उत्पादन में किसी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें यूरिया नहीं डाला जाता है और ये केमिकल मुक्त खेती इसको हम कह सकते हैं। और साथ ही जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, जो 2070 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन वाले देश बनने की ओर अग्रसर हैं, उसमें ये काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर यहाँ सवाल ये आता है कि हम एक तरीके से अभी शायद 500 करोड़ रुपए का एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 500 करोड़ का हम मिलेट का जो है, हम मिलेट का कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये 500 करोड़ से बढ़कर कहाँ तक आप देखते हैं अगले 1 साल 2 साल में, कि कहाँ तक बढ़ पाएंगे? मिलेट का अभी क्या है कि मिलेट ही जा रहा है रॉ फॉर्म में, या ज़्यादा से ज़्यादा उसका पाउडर फॉर्म में जा रहा है, तो इसलिए उसका जो है वो हमें इतनी वैल्यू भी नहीं मिल रही थी। अब जो शुरू हो गया है वो मिलेट तो है ही, पाउडर फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, आटा जिसको बोलते हैं जी, पर उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अब शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं, उनके जो दाम हैं वो 6 टाइम्स 9 गुना 10 गुना तक है, तो उसकी जो वैल्यू रियलाइजेशन है उनकी और अधिक होने वाली है। तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अधिक हमको इसकी इनकम होगी। ये तो 500 करोड़ का 1000 करोड़ तो हम बहुत जल्दी कर देंगे। आने वाले समय में हम 2030 तक लग रहा है कि हम कम से कम नहीं तो इसको 2 बिलियन रुपीस तक हम इसको ले आएंगे। यानी कि भारत में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच की खाई है उसको पाटने में ये मोटा अनाज जो है बहुत मोटी मदद करने वाला है, ऐसा हम मानते हैं। अपेडा से संबंधित एक खबर और मैं तरुण जी पढ़ रहा था, वो ये था कि जो ग्लोबल रिटेल चेन है बड़े बड़े, जैसे लुलू है, अल जजीरा है, कैरफोर है, इसके साथ भी क्या टाई अप करने की कोई योजना है? नहीं, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। अभी क्या कहे कि स्टार्टअप्स का इतनी बड़ी बड़ी रिटेल चेन के साथ एक्सेस आसानी से नहीं मिलता, वो ईमेल का जवाब भी नहीं दे पाते, प्रैक्टिकल बात है। लेकिन हमने अब इनके साथ सीधा टाई अप किया है, एमओयू भी साइन किया है। अब हम एमओयू में हमने ये कहा है कि एक, आप हमारे मिलेट के प्रोडक्ट्स को अपनी सुपरमार्केट्स में प्रमोट करेंगे। दूसरा, हमारे जितने स्टार्टअप्स हैं उनको आप मौका देंगे ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को आपके सुपरमार्केट्स के ज़रिए बेच सकें। तीसरा, आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं तो आपको चाहिए उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस, उसकी लेबलिंग स्पेसिफिकेशन, उसकी पैकेजिंग, वो सब बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो मार खा जाता है। तो उनके संबंध में भी आप उनको एजुकेट करेंगे ताकि आप बताएं कि इसकी ऐसी ऐसी लेबलिंग चाहिए, ये इसकी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, ताकि वो अपने उत्पाद को इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस कर सकें। तो ये सुपरमार्केट्स के साथ हमने डायरेक्ट टाई अप किया है और ये एमओयू साइन किया हमने उनके साथ, और हम अपनी स्टार्टअप्स को, अपनी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको हम वहाँ पर प्रमोट करेंगे। ये बहुत बड़ा एक क्वांटम जंप देने वाला है। क्वांटम जंप अर्थशास्त्र को तो मिलेगा। आपसे हेल्थ पे वापस आते हैं कि हमारे हेल्थ को बढ़ाएगा, देश के हेल्थ को बढ़ाएगा। फॉडर के तौर पर भी, जानवरों के खाने के तौर पर भी, गाय भैंसों के लिए भी मोटे अनाज का इस्तेमाल होता है। इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसका कितना सहयोग मिलने वाला है? जी, तो मतलब आप देखें कोई भी इसमें आप देखें, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हो या एनिमल हेल्थ के लिए हो, वो इसमें बेनिफिट्स हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो एक एंटायर इकोसिस्टम जिसकी मैं बात कर रही थी कि अलग अलग तरीके से मिलेट्स कहाँ हमारी लाइफ में यूज़ हो सकते हैं, सस्टेनेबली यूज़ हो सकते हैं, कहाँ हमारी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट हो सकते हैं, उस पे फोकस है, तो वो भी डेफिनेटली उसका एक हिस्सा है। लेकिन पूरा जो एक इकोसिस्टम है, चाहे वो फार्मर्स के साथ काम करना है या हमें एनिमल हस्बेंड्री के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारा एंगेजमेंट है, तो एक बहुत होलिस्टिक वे से हम इसको अभी देख रहे हैं, जिससे कि जहाँ जहाँ ये लाइफस्टाइल में, लाइफ साइकिल में इंटीग्रेशन इसका हो पाए, चूँकि इसके बेनिफिट्स जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ही
अधिक हैं और तरह तरह के हैं। जी, आपसे बात हो रही थी, एक ये आखिरी सवाल है क्योंकि वक्त अब थोड़ा कम बचा है। कृषि जो है, कृषि उत्पाद जो है, ये राज्यों का विषय भी है। स्टेट्स से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है और राज्यों के साथ तालमेल समन्वय कैसे बैठा रहे हैं? नहीं, जैसा मैंने कहा कि करीब करीब हर राज्य कोई ना कोई आप मिलेट की वहाँ स्पीशीज़ आप ज़रूर पाएंगे। तो एक जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है हमारी, लेकिन हमें अवेयरनेस लानी है। जैसा इन्होंने कहा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है कि सिर्फ मिलेट को ना देख के उससे और क्या प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में हम स्टेट्स के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत इंटरेस्ट है स्टेट लेवल पे भी, जो कि चाहे एक्सपोर्ट्स हो चाहे हेल्थ हो, हर एंगल से इसके बेनिफिट्स है। तो उस लेवल पे भी बहुत इंटरेस्ट है। और हम एक जो काम कर रहे हैं नीति आयोग से कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमारे स्टेट से, जो कि बहुत स्टेट्स हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं मिलेट्स को लेके, कैसे ICDS प्रोग्राम में उन्होंने मिलेट्स को डाला, उसको दूसरे स्टेट भी फॉलो करें। हम वहाँ भी शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो एक स्केल आ सके। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों मेहमानों से कि जो हमारे देश की जनता है, बल्कि विदेशों की भी जनता है, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट है इसके मोटे अनाज का, वो लगभग तरुण जी बता रहे थे कि दुनिया के हर देश में होता है। लगभग 200 देश हैं और उन 200 देश को ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, कुटकी, ये सब हमारी थाली के अंग होंगे और हम उनका उपयोग कर अपनी सेहत और देश की अर्थव्यवस्था को, सेहत को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अर्थनीति की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।